हाय फ्रेंड्स, विद्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जीके के 10 क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 12। इससे पहले मैं पार्ट 11 तक पार्ट 1 से पार्ट 11 तक जीके का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं जो भी वीडियोज़ डाल रही हूँ या फिर डालती हूँ उससे एक बात तय है कि अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये बात भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे जीके का वीडियोज़ देख रहे हैं, जो भी मैं डाल रही हूँ 10,000 क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट 11, 12, 1, 2, 3 या फिर जो भी मैं आगे डालने वाली हूँ, अगर वो आप देख रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाली क्वेश्चंस आंसर्स ही हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे भी और बहुत सारी वीडियोस देख सकें। और जो पीछे से मैंने पहले से जो वीडियोस डाले हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो ऐसे में आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और लाइक भी कीजिए। सो फ्रेंड्स, जो भी एक फॉर्मेलिटी होती है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, वो मैंने अभी पूरी कर दी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अब अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि धातु Y धातु X को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित करती हो तो क्या परिणाम होगा। सो धातु X की तुलना में धातु Y अधिक अभिक्रियाशील धातु है और धातु Y की तुलना में धातु X कम अभिक्रियाशील धातु है। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि फेरस सल्फेट का सूत्र तथा उसके जलीय विलयन का रंग क्या होता है। सो फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 होता है तथा उसके जलीय विलयन का रंग हल्का हरा होता है। और हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है कि एसिटिक अम्ल किसमें अत्यधिक घुलनशील होता है। सो एसिटिक अम्ल जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। और हमारा प्रश्न संख्या पांचवा है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। सो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या छठा है कि कुस्तुनिया का पतन किस वर्ष की गई। सो कुस्तुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या चौथा है कि सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था। सो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर मैगलन ने लगाया था। और हमारा प्रश्न संख्या सातवां है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। सो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है। और हमारा प्रश्न संख्या आठवां है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। सो कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। और हमारा प्रश्न संख्या 9वां है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। सो फ्रेंड्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जिस देश को छूती है उस देश का नाम है नेपाल। और आज का हमारा प्रश्न संख्या 10वां है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। और हमारा प्रश्न संख्या 11वां है कि लोकतंत्र के विस्तार में किससे मदद नहीं मिलती। सो लोकतंत्र के विस्तार में विदेशी शासन द्वारा आक्रमण से मदद नहीं मिलती। और हमारा प्रश्न संख्या 12वां है कि आज की दुनिया के बारे में कौन सा कथन सही है। सो आज की दुनिया के बारे में यह कथन सही है कि आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। और हमारा प्रश्न संख्या 13वां है कि भूमि की विशेषता क्या है। सो फ्रेंड्स, भूमि की विशेषता ये है कि उसमें गतिशीलता का अभाव है। और हमारा प्रश्न संख्या 14वां है कि अर्थशास्त्र में भूमि का क्या तात्पर्य है। सो अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 15वां है कि क्या बढ़ई उत्पादक है। सो हाँ, बढ़ई उत्पादक है। और हमारा प्रश्न संख्या 16वां है कि 300 केल्विन किस तापमान के बराबर होता है। तो 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बराबर होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 17वां है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। सो गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। और हमारा प्रश्न संख्या 18वां है कि
पदार्थ बने होते हैं कणों के। और हमारा प्रश्न संख्या 19वां है कि शाहजहां की माँ थी। सो शाहजहां की जो माँ थी वो जोधाबाई थी या जगत गोसाई या भानुमति। सो जोधाबाई जो थी उनका नाम ही जगत गोसाई था और उनका नाम ही भानुमति था। और यह आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री थी। और हमारा प्रश्न संख्या 20वां है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। और हमारा प्रश्न संख्या 21वां है कि खुर्रम का क्या अर्थ होता है। सो खुर्रम का अर्थ आनंददायक होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 22वां है कि औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था। सो औरंगजेब का वास्तविक नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। और हमारा प्रश्न संख्या 23वां है कि शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सो शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 24वां है कि डेनिस कंपनी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ थे। सो डेनिस कंपनी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र ट्रावनकोर में एवं श्रीरंगपट्टनम में थे। और हमारा प्रश्न संख्या 25वां है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी। सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी शासक लुई 14वें से अनुमति प्राप्त कर उसके मंत्री तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कॉल्बर्ट ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 26वां है कि मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया गया। सो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब 1760 ईस्वी में बनाया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 27वां है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार का चार्टर कब प्रदान किया। सो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार का चार्टर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में प्रदान किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 28वां है कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स तृतीय के साथ होने पर उसे दहेज के रूप में भारत का कौन सा क्षेत्र मिला था। सो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स तृतीय के साथ होने पर उसे दहेज के रूप में भारत का बम्बई क्षेत्र मिला था। और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स तृतीय के साथ 1622 ईस्वी में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 29वां है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। सो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 30वां है कि पलासी की लड़ाई ब्रिटिश कंपनी ने किसके नेतृत्व में जीता। सो पलासी की लड़ाई ब्रिटिश कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में जीता था। और हमारा प्रश्न संख्या 31वां है कि संचित निधि क्या है। सो संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जा सकता है। और हमारा व्यय किया जा सकता है राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका हिस्सा दे देने के पश्चात जो धन शेष बचता है उसे संचित निधि में डाल दिया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 32वां है कि 21वां संशोधन क्या था। सो 21वां संशोधन 1967 में हुआ था। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को भी भारतीय भाषा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 33वां है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, बताएं। सो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 12 मार्च 1922 से व्यापक कार्यों और शक्तियां सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा अधिक प्रभावदायक रूप में की जा सके, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और हमारा प्रश्न संख्या 34वां है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बारे में बताएं। सो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना है। और हमारा प्रश्न संख्या 35वां है कि अकादमी पुरस्कार क्या है। सो भारत की 3 अकादमी ललित कला अकादमी, संगीत कला नाटक अकादमी तथा साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष अपने अपने क्षेत्रों में कलाकारों और उच्च कोटि की पुस्तकों के लिए प्रदान किया जाता है। यही है अकादमी पुरस्कार।
और हमारा प्रश्न संख्या 36वां है कि मिस यूनिवर्स के बारे में वर्णन करें। सो मिस यूनिवर्स इनकॉर्पोरेशन लंदन द्वारा वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। इस सम्मान एवं पुरस्कार में विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में से सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य एवं प्रतिभा का चयन करके 2,15,000 पाउंड से पुरस्कारित किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 37वां है कि अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान क्या है। सो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। और हमारा प्रश्न संख्या 38वां है कि 1966 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के नाम बताएं। सो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरने के पश्चात भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 39वां है कि 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन थे। सो 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने उर्वशी नामक साहित्य लिखा था जो कि हिंदी भाषा में था। और हमारा प्रश्न संख्या 40वां है कि 1977 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। सो 1977 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नितिन बॉस को सम्मानित किया गया था, जो कि फोटोग्राफर, निर्देशक एवं प्रोड्यूसर थे। और हमारा प्रश्न संख्या 41वां है कि 1963 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। सो 1963 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार टी.के. पटेल को प्राप्त हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 42 है, विचित्र वीणा वाद्य के वादक कौन कौन थे। सो विचित्र वीणा वाद्य के वादक अब्दुल अजीज खां गोपाल कृष्ण थे। और हमारा प्रश्न संख्या 43 है कि अंत्योदय अन्न योजना क्या थी। सो अंत्योदय अन्न योजना में चयनित 1 करोड़ परिवारों के निर्धनतम लगभग 5 करोड़ लोगों को 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह दिया जाएगा तथा चयनित परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को दिए जाने वाले खाद्यान्न दरों से भी कम दरों पर यह राशन आवंटित किया जाएगा। इन परिवार को गेहूं 2 रुपये प्रति किलो तथा चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या थी। सो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 15,779 करोड़ रुपए खर्च हुए थे तथा इसकी अवधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए यह योजना थी। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है कि अतिरिक्त बजट क्या है। सो जिस बजट में सरकार की आय उसके व्यय से अधिक होती है उसे अतिरिक्त बजट कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 46 है कि लाल झंडा का चिन्ह किसका प्रतीक है। सो लाल झंडा का चिन्ह क्रांति या खतरे का सूचक है। और हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। सो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। और हमारा प्रश्न संख्या 48 है कि इटली का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। सो इटली का राष्ट्रीय स्मारक पीसा की झुकी हुई मीनार है, जो कि पीसा स्थान पर ही है। और हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि भारत देश की संसद का नाम क्या है। सो भारत देश की संसद का नाम संसद है। और हमारा प्रश्न संख्या 50 है कि माउसोल का मकबरा के बारे में बताएं। सो माउसोल का मकबरा एशिया माइनर में एली कार्नासस में बादशाह की स्मृति में 352 ईसा पूर्व संगमरमर पत्थर से महारानी आर्टेमिसिया ने इसका निर्माण करवाया था। और हमारा प्रश्न संख्या 51 है कि क्या विद्युत धारा उपयोग किए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। सो हाँ, विद्युत धारा उपयोग किए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। और हमारा प्रश्न संख्या 52 है कि मीटर सेतु में किस पदार्थ से बना तार प्रयोग किया जाता है। सो मीटर सेतु में कॉन्स्टेंटन पदार्थ से बना तार प्रयोग किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 53 है कि R बनाम I के बीच का वक्र की आकृति क्या होगी जब तार का अनुप्रस्थ काट सामान्य हो, सीधा। और हमारा प्रश्न संख्या 54 है कि अगर किसी तार का रेडियस बढ़ा लिया जाए तो लंबाई के अनुसार तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। सो तार अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बढ़ेगा और प्रतिरोध अप्रभावित रहेगा।
और हमारा प्रश्न संख्या 55 है कि अगर 3 भिन्न मान के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान धारा पर उसके दोनों के बीच विभवांतर समान होगा या धारा। अगर 3 भिन्न मान के रोधक को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान धारा पर उसके दोनों के बीच विभवांतर समान होगा या धारा। धारा। और हमारा प्रश्न संख्या 56 है कि घरेलू संयंत्रों को समानांतर में संयोजित करते हैं क्यों? क्योंकि अलग अलग खींच और लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है। और हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि क्या औद्योगिक प्रयोग में भी समानांतर ही प्रयोग लाते हैं? हाँ। और हमारा प्रश्न संख्या 58 है कि प्रतिरोध घटाने तथा तापमान बढ़ाने वाले पदार्थ का क्या कार्य है? अर्धचालक एवं अर्ध डायोड का काम करता है। प्रतिरोध घटाने तथा तापमान बढ़ाने वाले पदार्थ का यह कार्य है कि वह अर्धचालक एवं अर्धचालक डायोड का काम करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है कि डायलिसिस शरीर के किस भाग से संबंधित है? डायलिसिस शरीर के किडनी से संबंधित है। और हमारा प्रश्न संख्या 60 है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पर कौन सा आवेश होता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड पर धनावेश होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 61 है कि ऑर्नियस सल्फाइड पर कौन से आवेश होते हैं? ऑर्नियस सल्फाइड पर ऋण आवेश होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 62 है कि विलयन के आवेश की प्रकृति की जांच कैसी की जाती है? विलयन के आवेश की प्रकृति की जांच इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा की जाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 63 है कि विलयन कब थक्का बन जाता है? जब विलयन में इलेक्ट्रोलाइट को डाला जाता है तब उदासीन होने के कारण वह थक्का बन जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 64 है कि द्रव का ताप हटाने पर क्या होता है? द्रव का ताप हटाने पर वाष्पन की दर घट जाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 65 है क्या प्रत्येक मिट्टी की शोषण क्षमता समान होती है? नहीं, प्रत्येक मिट्टी की शोषण क्षमता समान नहीं होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 66 है कि कणों का आकार क्या होता है? कणों का आकार 0.002 मीटर से 2.0 मिमी तक होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि मिट्टी में मूलतः कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन तथा उसके कार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट पाए जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 68 है कि मिट्टी की जल शोषण क्षमता के लिए कौन से तत्व जिम्मेवार हैं? मिट्टी की जल शोषण क्षमता के लिए मिट्टी के कण जिम्मेवार होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 69 है कि कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? शूद्र जो होते हैं वो द्विज नहीं कहलाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि स्त्रियों को निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुनें। स्त्रियों की निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुनें। स्त्रियों की निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण जो है वो है अशिक्षा। और हमारा प्रश्न संख्या 71 है कि भारत में किसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता? भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता। और हमारा प्रश्न संख्या 72 है कि हरित क्रांति के कौन कौन से तत्व हैं? अच्छे बीज का उपयोग, बहुफसल सिंचाई पर बल। और हमारा प्रश्न संख्या 73 है कि उदारीकरण का देन है। उदारीकरण का देन है बाजारवाद, वैश्वीकरण तथा निजीकरण। और हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? वर्ग की विशेषता जन्म नहीं है। और हमारा प्रश्न संख्या 75 है कि यूएनओ निस्तारीकरण आयोग कब बना? यूएनओ निस्तारीकरण आयोग 1952 ईस्वी में बना था। और हमारा प्रश्न संख्या 76 है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 77 है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 78 है कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 79 है कि 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहा जाता है? 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को शिमला समझौता कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 80 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और हमारा प्रश्न संख्या 81 है कि व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है?
सो व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य ट्रस्टी का काम करना है। और हमारा प्रश्न संख्या 82 है कि व्यावसायिक बैंक के प्रारंभिक कार्य हैं। सो व्यावसायिक बैंक के प्रारंभिक कार्य हैं जमा स्वीकार करना, ऋण देना तथा साख निर्माण। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है। सो बैंक दर द्वारा, खुले बाजार द्वारा तथा CRR के द्वारा ही केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि केंद्रीय बैंक के कौन से कार्य हैं। सो केंद्रीय बैंक के कार्य जो है वो नोट निर्गमन है, सरकार का बैंक विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक है। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। सो भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ था 1991 में। और हमारा प्रश्न संख्या 86 है कि घिसावट व्यय सम्मिलित रहता है। सो घिसावट व्यय जो सम्मिलित रहता है वो GNPMP में सम्मिलित रहता है। हमारा प्रश्न संख्या 87 है कि तोरणों के द्वारा आलेखी रूप में स्थिति जानी जा सकती है माध्यिका की। और हमारा प्रश्न संख्या 88 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA कब प्रारंभ किया गया था। सो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में प्रारंभ किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 89 है कि समंक वे ऋण हैं जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती है, यह कथन किसका है। समंक वे ऋण है जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती है, यह कथन मार्शल का है। और हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि दो चर बारंबारता वितरण को किस नाम से जाना जाता है। सो दो चर बारंबारता वितरण को द्विचर वितरण के नाम से जाना जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 91 है कि अंकगणित रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से किसको समझने में मदद मिलती है। सो अंकगणित रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से दीर्घकालिक प्रवृत्ति को समझने में मदद मिलती है। और हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि सार्डियन का आधार है। सो सार्डियन का आधार वर्गीकरण है। और हमारा प्रश्न संख्या 93 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 94 है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। सो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में ईस्वी में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 95 है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। सो वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। और हमारा प्रश्न संख्या 96 है कि 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा। सो 1857 के गद्दर को कार्ल मार्क्स ने एक क्रांति कहा था। और हमारा प्रश्न संख्या 97 है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। सो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 98 है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। सो महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 99 है कि कॉर्नवालिस कोड बना। सो कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना था। और हमारा प्रश्न संख्या 100 है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। सो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स, अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और भी बहुत लोगों की कंपटीशन की तैयारी हो सके।